विभाग के तत्वावधान में आज प्रकृति के सुकुमार कवि सुरेंद्र नंदन रहे हैं। श्री सत्यनारायण माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, हमारे विद्वान वक्ता हैं डॉक्टर सुशांत, प्रोफेसर बी.आर. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, डॉक्टर अरुण कमल, पूर्व प्रोफेसर पटना विश्वविद्यालय पटना, इस विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र पाल और उप निदेशक श्री अनिल कुमार लाल इस समारोह से जुड़ चुके हैं। अपरिहार्य कारणवश आज हिंदी प्रगति समिति की उपाध्यक्षा डॉक्टर सविता सिंह नेपाली इस समारोह में नहीं जुड़ पाई हैं। मैं आभासी मंच से जुड़े हुए तमाम विद्वजनों का स्वागत करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। पंत जी हिंदी के लोकप्रिय छायावादी कवि हैं। पंत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल प्रखंड में कौसानी नामक स्थान में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। हिंदी काव्य में इनका प्रवेश सन 1918 के आसपास वीणा जैसी विशेषता बहुल कृति के साथ हुआ। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनकी कविताओं में निश्चल प्रकृति श्री सुषमा का चित्रण अनेक तरह से हुआ है। इनकी विशिष्ट कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, तारापथ, चिदंबरा, लोकायतन आदि। चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। पंत जी किसी एक कविता धारा में बंध कर कभी नहीं रहे। ये लोक भावना के विशिष्ट कवि हैं। छाया शीर्षक कविता में उन्होंने लिखा है, कौन कौन तुम परिहत वसना म्लान मना भूपतितासी, वात हता विच्छिन्न लतासी, रति श्रांता ब्रजवनितासी। कहो कौन हो दमयंती सी, तुम तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या, अली नलसा निष्ठुर कोई। पंत जी की कविता के समूचे विकास क्रम को देखें तो मूलतः वे सौंदर्य के कवि हैं। सौंदर्य के प्रत्येक रूप के प्रति वे आकृष्ट हुए, चाहे वह प्रकृति परक हो, व्यक्ति परक हो, विचार परक हो या आध्यात्मिक। कवि परिवर्तन को अनिवार्य मानता है। वह पूरे विश्व में व्याप्त है, इसलिए सुख दुख दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में दोनों का उपयोग है। बिना दुख के सब सुख निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार। दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से क्षमा दया और प्यार। जिस प्रकार जिह्वा एक स्वाद पसंद नहीं करती, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी तीता आदि चाहती है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख दोनों का आना आवश्यक है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। आधुनिक हिंदी काव्य को नवीन सौंदर्य बोध, भाव गौरव, भाषा सामर्थ्य तथा नया छंद विधान प्रदान कर पंत जी ने खरी बोली हिंदी तथा काव्य का जो उत्कर्ष किया, वह उनकी महत्वपूर्ण देन है। आज के जन्मदिन पर पंत जी को मेरा शत शत नमन। अब मैं विभाग के विद्वान निदेशक डॉक्टर महेंद्र पाल, जो हिंदी के प्रति
काफी मेहनत करते हैं, काफी दिलचस्पी रखते हैं और जैसा लगता है कि हिंदी उनके रग रग में बसा हुआ है। इन दिनों हिंदी के प्रति उनकी रुचि देखते ही बनती है। मैं वैश्य विद्वान निदेशक को स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद कुंवर जी। ये स्वागत भाषण के लिए आपने आमंत्रित किया। मैं माननीय अध्यक्ष सत्यनारायण सर को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और हमारे गुरु साइंस कॉलेज में प्रोफेसर अरुण कमल सर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर सुशांत B.R. अम्बेडकर कॉलेज बिहार विश्वविद्यालय, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी दर्शक इससे जुड़े हुए हैं आभासी मंच से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज से 100 साल पहले, 100 साल से भी ज्यादा, 120 साल से भी ज्यादा, 1900 में सुमित्रा नंदन पंत साहब का जन्म हुआ था। आज सुबह में पढ़ रहा था कि जब वो मात्र 6 माह के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। जब 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने कविता की रचना शुरू कर दी। छायावाद के कवियों में एक नाम सुमित्रा नंदन पंत साहब का भी है। कालांतर में जब महात्मा गांधी से मिलते हैं या अरविंदो आश्रम जाते हैं, तो जीवन को उस पड़ाव में अध्यात्म से भी जुड़ते हैं, उस प्रकाश को भी देखते हैं। जिस प्रकाश को देखते हैं उसको अपनी कविताओं में भी पिरोते हैं। हम जयंती हो या पुण्यतिथि, दोनों में उन महानुभावों को याद करते हैं जिनके जीवन से हमें न केवल प्रेरणा मिलती है बल्कि हमारी चेतना का विकास होता है। हम लोग जब गीता पढ़ते थे एक शब्द आता था, ए नंग बेती हंतारम व्यश्चन्यो मनते हतम उभौ तौ न बिजानितो न हनिति न हनिते ना सत्तो वित्ते भावो ना भावो वित्ते सता। यानी जो सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है किसी काल में भी हमेशा प्रासंगिक रहता है। वो प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़कर उस अध्यात्म को आत्मसात करने वाले और आत्मसात करने के उपरांत शब्दों में पिरोकर हम लोग के लिए सहज सुलभ उपलब्ध कराने वाले ऐसे कवि को हम लोग आज याद करने बैठे हैं। हम तो उत्सुक हैं इस बात को लेकर जो हमारे आज विद्वत जनों में प्रोफेसर अरुण कमल सर हैं, डॉक्टर सुशांत साहब हैं, इनको सुने और उनसे कुछ सीखने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। पंत साहब को, हमारे गुरु सदृश सत्यनारायण सर जो हमारे बिहार गीत के इतने बड़े प्रणेता कि आज हम किसी भी राष्ट्रीय फंक्शंस में सबसे पहले उस बिहार गीत को गाते हैं, हमारे अध्यक्ष के रूप में आज विद्यमान हैं। हमको भी सादर नमन करते हैं और अपने शब्द को विराम देते हैं, अपेक्षा कर उनकी सुनने के लिए आतुर हैं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र पाल, निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग, स्वागत भाषण कर रहे थे। उन्होंने स्वागत भाषण के क्रम में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में भी बताया है।
वे एक सफल साहित्यकार भी हैं। उनकी रचनाएं प्रायः पत्रिका में आया करती है और वे हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विद्वान वक्ता डॉक्टर सुशांत प्रोफेसर बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत पर अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद कुंवर जी। सबसे पहले एक बात बताऊं कि मेरे नाम से पहले सिर्फ प्रोफेसर नहीं जोड़िए, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सहायक प्राध्यापक हैं, तो प्रोफेसर सब जोड़ना ठीक नहीं है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इस जन्म शती पर आज के इस जन्म जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हिंदी प्रगति समिति के विद्वान अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी, विद्वान वक्ता, समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर, समकालीन कविता को नई दिशा प्रदान करने वाले हम सबके अभिभावक, प्रिय कवि आदरणीय डॉक्टर अरुण कमल जी, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के यशस्वी निदेशक आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पाल जी एवं उप निदेशक अनिल कुमार पाल जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विद्वान राजभाषा अधिकारी प्रमोद कुंवर जी। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आपने सुमित्रानंदन पंत की इस जयंती समारोह में मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने बताया भी कि उनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ और हिमालय के पहाड़ियों के बीच वह कुमायूं का क्षेत्र, जहां पर बागेश्वर जिला स्थित, उस बागेश्वर जिला के कौसानी नामक जगह पर सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। वह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, सुरम एवं मनोरम है। तो जिनका जन्म ही उस सुरम एवं मनोरम पहाड़ियों के बीच हुआ हो, वह स्वाभाविक ही था कि अगर वो कविता लिखते, अगर वह कविता के अतिरिक्त और भी कोई रचना करते, तो उनके काव्य में, उनकी रचनाओं में स्वाभाविक रूप से प्रकृति का समावेश होता है। हाँ, सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति को एक स्वतंत्र सत्ता प्रदान की, प्रकृति से प्रेम जग जाहिर है, इसलिए तो उन्हें हम प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। यद्यपि हम सब जानते हैं कि जैसा कि अभी निदेशक साहब बता रहे थे कि उनके माता जी का देहांत बहुत कम उम्र में ही हो गया, जिसके वजह से उनका पालन पोषण उनके पिता के द्वारा किया गया और वो भाइयों में 8वें नंबर पर थे, 8वें नंबर के संतान थे। उनकी पढ़ाई लिखाई बागेश्वर के आसपास ही और उत्तराखंड में ही होती है, लेकिन स्नातक करने के लिए वो इलाहाबाद चले जाते हैं। हमें यह ज्ञात है कि उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था। वो इलाहाबाद जब जाते हैं और वह जब जो दौर है, वह दौर आंदोलनों का दौर है, स्वाधीनता आंदोलन का दौर है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने युवाओं को आह्वान किया कि आप अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय इत्यादि को छोड़ दीजिए, सरकारी ऑफिस में अगर काम करते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, त्याग कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए। इन आह्वानों के बीच सुमित्रानंदन पंत ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। उनकी कॉलेज की पढ़ाई नहीं, वो घर पर ही रहकर अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत 4 विषयों का वो स्वयं अध्ययन करते रहे। ये प्रश्न उठता है कि जब गांधी जी ने युवाओं को आह्वान किया कि आप बहिष्कार कीजिए, इसका मतलब था कि आंदोलन से जुड़िए।
तो सुमित्रानंद पंत आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़कर कमरे में बैठकर अध्ययन करने लगे और प्रकृति प्रेम की कविताएं लिखने लगे, जिनके वजह से उनको भविष्य में, उनको बाद में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है हमारे मन में कि आखिर ऐसा क्या था, उन्हें तो देश प्रेम की कविताएं लिखनी चाहिए थी, वह स्वाधीनता आंदोलन का दौर था। हम सब इस बात से विज्ञ हैं कि वह दौर भारतीय आधुनिक हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी इतिहास में नव जागरण का युग है, स्वाधीनता आंदोलन का युग है। तो वैसे समय पर राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी जानी चाहिए। वैसे समय पर पंत प्रकृति से प्रेम करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रकृति पर कविताएं लिख रहे हैं। ऐसा क्या वजह है? क्या प्रकृति प्रेम का देश प्रेम से संबंध है? अगर है तो किस प्रकार से संबंध है? क्या प्रकृति प्रेम के माध्यम से देश प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है या देश प्रेम तक पहुंचा जा सकता है? इन बातों पर हम आगे आएंगे, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। हम तत्काल आप देखें कि वो 7 वर्ष की उम्र से ही वो लिखना शुरू कर देते हैं, कविता लिखना शुरू कर देते हैं। 7 वर्ष की उम्र होती है और कविता लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला काव्य संग्रह उनका पल्लव आता है 1926 में, और 1938 में एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू करते हैं जो प्रगतिशील मासिक पत्रिका है, रूपाफ। बहुत दिनों तक आकाशवाणी में परामर्शदाता का भी काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि 1958 में जो चिदंबरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ उनके लिए उनको 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने 1961 में उनको पद्म विभूषण से विभूषित भी किया। और इस तरह से जो उनकी पूरी साहित्यिक यात्रा है वो 1977 तक चलती रहती है। 1907 से लेकर 1977 तक लगभग चलती रहती है, अनवरत रूप से चलती रहती है। तो लगभग 70 सालों की साहित्यिक यात्रा उनकी है, और 70 साल की साहित्यिक यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। हम एक पड़ाव के माध्यम से, उनका जो एक पड़ाव है, जो एक भाग है, उनके माध्यम से हम कहते हैं कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति की कोमल भावनाओं को अपने कविता में, अपने काव्य में स्थान प्रदान करते हैं। वो आजीवन अविवाहित रहे, और अविवाहित रहने की वजह से ही शायद स्वाभाविक रूप से उनके मन में, उनके अंतःस्थल में प्रकृति और नारी के प्रति एक सौंदर्यपरक भावना हमेशा बनी रही। हम सब यह भी जानते हैं कि वो छायावाद के सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक है, और छायावाद जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसका तीसरा चरण है। और वह तीसरा चरण, इस तीसरे चरण को हम आधुनिक हिंदी साहित्य का भक्ति काल भी कहते हैं। इस भक्ति काल में, इस छायावाद के युग में, अर्थात जो कालखंड है 1918 से 1936 का जो युग है, यह युग, यह जो काल है इतिहास में, हमारा इतिहास जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्वाधीनता आंदोलन का दौर है। और फिर वो कविताएं लिख रहे हैं प्रकृति प्रेम की। तो इसका जवाब जो देते हैं नामवर सिंह अपनी पुस्तक, जो छायावाद जो उनकी पुस्तक है, और उस पुस्तक में बड़े विस्तार से उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है इसके लिए कि आखिर प्रकृति प्रेम का क्या वजह है और प्रकृति प्रेम का किस तरह से देश प्रेम के साथ संबंध। तो उन्होंने लिखा कि जो आधुनिक मानव है या आधुनिक कवि है, जो नवजागरण के दौर का जो आधुनिक मानव, आधुनिक कवि है, वह सामाजिक स्वाधीनता की भावना और व्यक्तिगत विकास की भावना से ग्रसित, वह इसकी चाहत रखता है, सामाजिक स्वाधीनता की अपेक्षा रखता है और व्यक्तिगत विकास की भावना की भी अपेक्षा रखता है। और इसी की वजह से यह जो ढूंढने चलता है, वह स्वाधीनता ढूंढने चलता है, व्यक्तिगत स्वाधीनता और सामाजिक स्वाधीनता, वह प्रकृति की ओर उन्मुख होता है। और वह स्वच्छंदतावादी कवि यह भी कहता है कि प्रकृति की वजह से कविता लिखने की प्रेरणा मिली, और कविता लिखने की प्रेरणा जब प्रकृति की वजह से मिली है, आखिर प्रकृति में ऐसा क्या आकर्षण है, कौन सी ऐसी शक्ति है
जिसके वजह से एक स्वच्छंदतावादी मुक्तिकामी कवि को कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। इससे पहले मध्यकाल के कवियों को ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं मिली? हम इस पर भी नामवर सिंह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि पहले के जो कवि हैं, जो मध्य युग के जो कवि हैं, अर्थात भक्ति काल और रीति काल के जो कवि हैं, फिर उससे पहले जो द्विवेदी काल के जो कवि हैं, भारतेंदु काल के जो कवि हैं, उनके मन में इस तरह का आकर्षण का भाव प्रकृति के प्रति क्यों नहीं रहा है, जो बाद में छायावाद के कवियों अर्थात जिस तरह से पंत के यहाँ है। इस पर वह विमर्श करते हैं। उस विमर्श के दौरान वह शुक्ल जी, जो हम सब जानते हैं, शुक्ल जी को बड़े आदर के साथ हम हिंदी साहित्य में उनका नाम लेते हैं, शुक्ल जी को वह उद्धृत करते हैं। इसमें शुक्ल जी ने कहा था कि देश प्रेम का क्या मतलब होता है। तो शुक्ल जी के उस वाक्य को वह उद्धृत करते हुए नजर आते हैं कि देश प्रेम का आरंभ प्रकृति प्रेम से किस तरह से शुरू होता है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो वह उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल, पेड़, पत्ते, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। सबकी सूद करते हुए वह विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पड़ता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा है। तो आप देख रहे हैं कि देश प्रेम का किस तरह से संबंध प्रकृति प्रेम से। नदी, झरने, वायु, किस तरह से ये जो प्रकृति के जो तत्व हैं, उनका देश से किस तरह का रिश्ता है। हम किस तरह से प्रकृति प्रेम के माध्यम से देश प्रेम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के दौर में प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय जागरण हेतु कविताएं नहीं लिखकर पंत जी ने प्रकृति को चुना होगा, प्रकृति को माध्यम बनाया होगा और प्रकृति के माध्यम से वो अपने देश प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। फिर प्रश्न उठता है कि यह जो आधुनिक कवि है, अर्थात पंत जैसे आधुनिक युवक कवि हैं, वह प्रकृति के बीच क्यों जाता है? देश प्रेम के लिए या किसी और बात के? सिर्फ देश प्रेम ही मसला है या और कोई मसला है? तो बात यहां शुरू होती है। वहां पर कहते हैं नामवर सिंह कि सिर्फ देश प्रेम के लिए जाना प्रत्यक्ष रूप से कहना ठीक नहीं है। वह इसलिए जाते हैं कि यह जो सामाजिकता है, यह जो सामूहिकता है, इससे वह उबर सके, अर्थात स्वाधीन हो सके, स्वाधीन चेतना के लिए जाते हैं। वह व्यक्तिगत स्वाधीनता के लिए जाते हैं। जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, पुरानी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के वो विरुद्ध उठ खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए वह प्रकृति के बीच जाते हैं। फिर पूर्ववर्ती कवि, जो पहले के जो कवि हैं, जो जैसा मैंने कहा कि आधुनिक काल से पहले जो मध्यकाल है, मध्यकाल के कवि क्यों नहीं जाते हैं? उस समय भी तो प्रकृति का स्वरूप लगभग वैसा ही था जैसे छायावाद के काल में था। तो फिर उनकी दृष्टि वैसी क्यों नहीं पड़ती है? वह सिर्फ उसको नाम गिराकर क्यों छोड़ देते हैं? इसके जवाब में यह बात कही जाती है कि जो आधुनिक मानव है, वह आधुनिक मानव और प्रकृति के बीच जो एक अंतर आकर्षण होता है, जो इंटरेक्शन होता है, जो दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होता है, जिसमें मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है और वह विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय भी प्राप्त करता है। इससे उसके मन में प्रकृति के रहस्यों को जानने का और भी अधिक मोह बढ़ता जाता है। यही कारण रहा होगा कि जिस समय मनुष्य सबसे अधिक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा था, उसी दौरान वह सबसे अधिक प्रकृति पर कविताएं लिख रहा था। जबकि उससे पहले का जो दौर है, उस समय मध्यकाल में हम प्रकृति के प्रति
जो मध्ययुगीन मानव है प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था और शायद वह श्रद्धा रखने की वजह से उनके रहस्यों को जानने से चूक जाता था, रुक जाता था। लेकिन विज्ञान हमें रहस्यों को जानने के लिए एक मार्ग बताता है, इसलिए हम प्रकृति के करीब होते गए। और छायावाद का यही कारण रहा होगा कि पंत जैसे कवि प्रकृति की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में कर रहे हैं। तो प्रकृति के प्रति उनका एक झुकाव है, प्रकृति को महत्व प्रदान करते हैं, प्रकृति को अपने काव्य में एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, उसके सौंदर्यों को उद्घाटित करते हैं। यह सब आधुनिक विज्ञान का परिणाम है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये बड़ा असहज लगता है कि कैसे हो सकता है, आधुनिक विज्ञान का परिणाम कैसे हो सकता है, थोड़ा सा असहज लगता है। लेकिन जब आप देखेंगे, जब विज्ञान और धर्म दोनों को आमने सामने रखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होती गई, मनुष्य वैसे वैसे प्रकृति को अधिक जानने लगा और जानने की उसकी इच्छा बलवती होती चली गई। अर्थात जैसे जैसे संघर्ष प्रकृति और मनुष्य के बीच हुआ या अंतराकर्षण हुआ, आधुनिक मनुष्य की इच्छाएं वैसे वैसे बलवती होती चली गई। पहले भी प्रकृति चित्रण हुआ करता था, कोई नई बात नहीं है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, कह देते हैं। तो क्या पंत प्रकृति के पहले कवि हैं जो प्रकृति को कविता में स्थान देते हैं? ऐसा तो नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन पहले जो स्वरूप था उसमें कथा प्रसंग के रूप में प्रकृति का उपयोग होता था, मानवीय क्रिया के पृष्ठभूमि के लिए प्रकृति का उपयोग होता था। लेकिन जब पंत ने, छायावाद के कवियों ने और पंत ने स्वतंत्र सत्ता का बोध कराया, प्रकृति के स्वतंत्र सत्ता का बोध कराने वाले छायावादी कवि हैं, उसमें पंत का नाम अग्रणी है। पहले के कवि नाम गिना देते थे, कोकिल, दादुर, मोर, चातक, पलाश, गुलाब, चमेली, नाम गिना देते थे। अब नाम नहीं, बल्कि उनके स्वतंत्र रूप से उस पर एक एक कविताएं लिखी जा सकती। और स्वयं सुमित्रानंदन पंत ने बादल पर स्वतंत्र कविता लिखी, और वह भी बादल कैसा, चेतना संपन्न बादल। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वे बादल जो है वो चेतना संपन्न है, मानवीय चेतना संपन्न है। जिस तरह से मानव चेतना संपन्न होता है, प्रकृति का सबसे जो सर्वोत्कृष्ट खोज है वह मानव है, जो सब चेतना संपन्न होने की वजह से, तो वह बादल भी चेतना संपन्न। जो पंत के बादल हैं, जो पंत प्रकृति में बादलों को देखते हैं, वह बादल चेतना संपन्न दिखाई देता है, मानवीय चेतना से संपन्न दिखाई देता है। अर्थात मानवीय संबंधों, कई बार तो पंत मानवीय संबंध स्थापित करते दिखा देते हैं। किस तरह से मानव प्रकृति से एक संबंध स्थापित करता है। एक छाया, उनकी कविता है, देखिए छाया से किस तरह से संबंध स्थापित होता हुआ इन पंक्तियों में दिखता है। हाँ सखी कहते हैं, पंत कहते हैं, हाँ सखी आओ बाह खोल हम, लगकर गले जुड़ा ले प्राण, फिर तुम तब में मैं प्रियतम में, फिर तुम तब में मैं प्रियतम में हो जावे तुम अंतर्धान। तो प्रकृति से किस तरह से एक मानवीय सरोकार, मानवीय संबंध स्थापित करते हुए नजर आते हैं। पर्वतों पर, चूंकि उनका जन्म हुआ पर्वतों पर, हमने चर्चा की इससे पहले कि उनका जन्म ही पर्वतों पर, पहाड़ियों के बीच में हुआ। तो पर्वतों पर जो एक दृश्य है वो कविता का कैसे विषय बनाते हैं, वो बिल्कुल सर्वथा नवीन है। कविता के लिए सर्वथा नवीन है, कवियों के लिए सर्वथा नवीन है। बादलों का छायामय मेल, बादलों का छायामय मेल घूमते हैं आंखों में फैल, अवनी और अंबर के वे खेल, शैल में जलद, जलद में शैल। पहाड़ी आकाश की शोभा, जो पहाड़ी आकाश है उसकी शोभा का कैसा वर्णन करते हैं, उसको आप देखिए। विहंगम सा बैठा गिरी पर, विहंगम सा बैठा गिरी पर, सुहाता था विशाल अंबर।
विशाल अंबर किस तरह से सुहा रहा है, विशाल अंबर विहंगम सा बैठा गिरी पर सुहाता था विशाल अंबर। तो इस तरह से प्रकृति की जो कोमल भावनाएं हैं, जो कोमल पक्ष है, उसको अपने कविता में स्थान देने के लिए, अपने काव्य में प्रतिष्ठित करने के लिए सुमित्रानंदन पंत जाने जाते हैं। अब बात यह आती है कि प्रकृति का सिर्फ कोमल और यह कोमल रूप ही नहीं है मात्र, उसका एक रौद्र रूप भी है, एक प्रलयंकारी रूप भी है। अगर वह प्रलयंकारी रूप है तो उस प्रलयंकारी रूप की तरफ क्यों आकर्षित नहीं होते हैं पंत? अगर पंत निराला की तरह, प्रसाद की तरह प्रकृति के रौद्र रूप की भी चर्चा करते, अपने काव्य में स्थान देते, तो क्या उनको हम सुकुमार कवि कह सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो प्रसाद लिखते हैं, निराला लिखते हैं, प्रकृति के जो रौद्र रूप है, जो प्रकृति का वर्णन करते हैं, दोनों रूपों का वर्णन करते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि निराला ने राम की शक्ति पूजा में लिखा, प्रकृति के रौद्र रूप का जो चित्रण किया है, छत्रघात गुरुणावत्रंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पे चढ़ता खाता पच्छार। और फिर दूसरी तरफ प्रसाद आते हैं, जो प्रसाद कहते हैं, उधर ग्रहती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालोशी, चली आ रही फेन उगलती, फैन फैलाई ब्यालोशी। तो प्रकृति के रौद्र रूप की चर्चा उनके जो समकालीन कवि हैं, जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, वो इस तरह से प्रकृति को देख रहे हैं। वहीं प्रसाद पपीहों की वह पीन पुकार सुनते हैं, कहते हैं पपीहों की वह पीन पुकार, निर्झरों की भारी झरझर, झिंगरों की झीनी झनकार, गहनों की गुरु गंभीर गहर, बिंदुओं की छंती झनकार, दादुरों के वे दूहरे स्वर। वो दादुर के स्वर सुन रहे हैं, झिंगुर के स्वर सुन रहे हैं, वह पपीहों के स्वर सुन रहे हैं। उन्हें वह बादलों, वह उस तरह से वह रौद्र रूप, प्रकृति के रौद्र रूप उनको आकर्षित नहीं करता, लेकिन प्रकृति की जो कोमल भावनाएं हैं, वो कोमल भावनाएं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, वो आकर्षित करते हुए दिखते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकृति के आखिर वो सुकुमार कवि क्यों कहे जाते हैं। यही कारण है ना कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। वो निराला की तरह, प्रसाद की तरह उन रौद्र रूपों में फंसना नहीं चाहते हैं, वह उसमें उलझना नहीं चाहते हैं, वह उससे बाहर निकलना चाहते हैं और प्रकृति के कोमल रूप को वह लोगों के समक्ष लाना चाहते हैं और उसके माध्यम से तो कुल मिलाकर जो पंत हैं, पंत प्रकृति के बीच रहते हैं। कब तक? छायावाद, जब तक वो छायावादी भावनाएं उनमें हैं, उनके व्यक्तित्व का अलग अलग पक्ष है और अलग अलग समय में वो उनके व्यक्तित्व का अलग अलग पक्ष उजागर होता है। वो छायावादी हैं। जब पिता की मृत्यु हो जाती है, इलाहाबाद में रहते हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु होने के बाद आर्थिक संकटों से गुजरते हैं, तब उन्हें घर और अपने खेत खलिहान बेचने पड़ते हैं। जब उन्होंने इस कष्ट को झेला, तब वो मार्क्सवाद की तरफ प्रवृत्त हुए, प्रगतिशील बने। प्रगतिशीलता उनकी कविताएं में, उनके कविताओं में प्रगतिशीलता है। वो मार्क्सवाद की तरफ उनका झुकाव, वो समाजवादी भी, समाजवाद की तरफ भी उनका झुकाव। लेकिन वह अंत में जब अरविंद आश्रम से जुड़े तो उनके द्वारा बताए हुए, अरविंद के द्वारा बताए हुए रास्ते की खोज करते हुए नजर आते हैं अपनी कविताओं। तो इस तरह से यह उनका एक पूरा, उनकी जो काव्य यात्रा है, उस काव्य यात्रा की एक रूपरेखा है जो विभिन्न समयों पर, अलग अलग समयों पर वो बदलते रहती है। इसके बावजूद भी प्रकृति उनसे बड़े करीब से जुड़ी रहती है और उनकी पहचान एक छायावादी कवि के रूप में होती है। और कैसा कवि? छायावाद में भी कैसा कवि? जो प्रकृति की भावनाओं को काव्य में स्वतंत्र स्थान देने के लिए प्रयत्नशील है।
अर्थात प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में। हम वैसे प्रकृति के सुकुमार कवि को स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए इस आभासी मंच से विदा लेने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर सुशांत, सहायक प्राध्यापक BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। वे बृहद रूप से उनकी कविताओं के बारे में बताया है। आपकी विद्वता से हम प्रभावित हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रमोद जी। जी जी। अच्छा, मैं अब तो सर को आप आमंत्रित कीजिएगा। और आज का विषय है प्रकृति के सुकुमार कवि। हम लोग आध्यात्म में प्रकृति का मतलब त्रिगुणात्मक प्रकृति, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का सम्मिश्रण ही प्रकृति कहलाता है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति। उस परिप्रेक्ष्य में हम अपने सर से ही जानना चाहेंगे इस कवि को कैसे हम देख पाएंगे। ये सत्वगुण का कौन सा पक्ष है, तीनों पक्ष का, प्रकृति के तीनों पक्ष को, इस आध्यात्म का पक्ष दिख रहा है, कोमल पक्ष भी दिख रहा है, रौद्र पक्ष भी है अथवा नहीं, इन सब बिंदुओं पर हम सर से भी एक सुनना चाहेंगे। आप उस चीज को अनुरोध सर से करें। कुंवर जी। जी जी। सर को आमंत्रित करें। अब मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर अरुण कमल, पूर्व प्रोफेसर पटना विश्वविद्यालय पटना को सादर आमंत्रित करता हूं। अभी हमारे निदेशक महोदय के द्वारा जो कहा गया है, शायद हमारे वक्ता डॉक्टर अरुण कमल जी भी सुन चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उस पक्ष पर भी प्रकाश डालेंगे। बड़े ही आदर के साथ मैं डॉक्टर अरुण कमल जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आज की सभा के अध्यक्ष, प्रख्यात कवि, विद्वान एवं हम सब के अग्रज आदरणीय सत्यनारायण जी और राजभाषा विभाग के निदेशक, विद्वान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी अनेक भाषाओं के विद्वान और स्वयं भी कवि डॉक्टर महेंद्र पाल जी, अभी इतना सुंदर व्याख्यान दिया डॉक्टर सुशांत जी, अनिल कुमार लाल जी, उपनिदेशक राजभाषा, एवं राजभाषा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी, और आप सभी मित्र जो अभी हम सब की बात सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूं राजभाषा विभाग का। उन्होंने आज हम सबके प्रिय और महान कवि सुमित्रानंदन पंत के जन्मदिन पर इकट्ठा होने और उनको याद करने का अवसर दिया। जहां तक मेरी जानकारी है, राजभाषा विभाग बिहार शायद देश का अकेला विभाग है जो अपने लेखकों, कवियों को साल भर याद करता है, इतने प्रेम और आदर के साथ। ऐसा कहीं मैंने और नहीं देखा। बड़े बड़े कार्यक्रम भी वो करते हैं, जलसे करते हैं, पुरस्कार वितरण भी करते हैं, लेकिन इस तरह संगोष्ठियां आयोजित कर अपने कवियों, लेखकों को आदर और प्रेम से याद करना, ये संभवतः राजभाषा विभाग बिहार सरकार ही करता है। इसके लिए मैं निदेशक महोदय को, सभी अधिकारियों को और राजभाषा विभाग को, बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ।
हम सब बहुत आभारी हैं। अभी इतना सुंदर व्याख्यान डॉक्टर सुशांत जी ने पंत जी की प्रकृति परक कविताओं के बारे में दिया और उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार कवि तो केवल प्रकृति के कारण नहीं कहा जाता, किसी ने कह दिया, और ये जरूरी नहीं है कि हम उस बात को मान लें, क्योंकि पंत जी की कविताएं जो शुरू से आखिर तक उन्होंने लिखी और जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, उन कविताओं के लिए, छायावाद के लिए, अपने मूल्यों के लिए वो उनको एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अभी विद्वान डॉक्टर महेंद्र पाल जी ने जो प्रकृति के 3 गुणों का जिक्र किया, वास्तव में इसके अधिकारी विद्वान वे स्वयं हैं, और हम चाहेंगे कि अभी वो कुछ समय निकालकर इस पर बोलें, क्योंकि ये उनका विषय है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये सब, तो ये विषय मैं उन्हीं के लिए छोड़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इस पर बोलें। मैं कुछ बातें पंत जी की कविता के बारे में, उनके विचारों के बारे में और हिंदी कविता में जो उनका स्थान है, आज जो उनकी प्रासंगिकता है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। पंत जी की जो आरंभ की सबसे प्रसिद्ध कविता है, जो आज भी हम सबको बहुत बेचैन करती है, वो है प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। बहुत सीधी सी बात है, एक चिड़िया कैसे जान जाती है कि अब सूर्योदय हो गया। पंत जी ने विस्तार से बतलाया है कि छायावाद का काव्य जागरण का काव्य है। ये जागरण अनेक स्तरों पर हो रहा था भारतीय समाज में और विश्व स्तर पर भी। ये जागरण व्यक्ति का भी जागरण था, जो व्यक्ति की निजता है उसका भी जागरण था, लेकिन ये जुड़ा हुआ था बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन से, जिसका नेतृत्व गांधी जी बाद में करने लगे। लेकिन स्वाधीनता की भावना तो पहले से थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम 1857 का हो चुका था और ये जागरण की भावना पूरे देश में व्याप्त थी। इसका संबंध उस महान भावना से भी है, जागरण की उस भावना से। और ये जागरण नव जागरण काल से भी जुड़ा हुआ है, जैसा अभी महेंद्र पाल जी ने बताया। नव जागरण काल जो कई बार धार्मिक आंदोलनों से भी उपजा, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। और एक तीसरी बात जो रंगिणी के माध्यम से पक्षी के माध्यम से पंत जी करते हैं, कि वो संपूर्ण प्रकृति को हमारे जीवन में ला बिठाते। मनुष्य भी प्रकृति का एक अंग है, लेकिन प्रकृति के ये तत्व, ये रूप, ये उपादान, ये सब मनुष्य को एक बड़ी दृष्टि देते हैं, जिसे आगे चलकर पंत जी आध्यात्मिक दृष्टि भी कहते हैं, यानी एक आध्यात्मिक जागरण भी इसमें है। लेकिन मूलतः इसका संबंध राजनीतिक जागरण से है और व्यक्ति के जागरण से। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। प्रकृति की कविता, जैसा सुशांत जी ने बताया, वो मुख्य रूप से छायावाद काल में शुरू हुई, लेकिन पहले भी थी। आदि कवि वाल्मीकि का महाकाव्य रामायण प्रकृति के अद्भुत दृश्यों से भरा हुआ, लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रकृति एक विषय बने कविता का, ये निश्चित रूप से छायावाद, बल्कि उसके थोड़ा पहले, जिसे हम स्वच्छंदतावाद कहते हैं, यानी पुरंदर पांडे की कविताओं में आप देखें,
श्रीधर पाठक की कविताओं में देखें, जैसे कश्मीर सुषमा जैसी कविता जो श्रीधर पाठक की है, दुर्लभ कविता है, तो वो पहले से शुरू हो गया। और ये तब होता है जब हम प्रकृति की निजता को भी महत्व देते हैं, और वो केवल हमारे लिए एक आवरण का, एक बाह्य आभरण का काम नहीं करता, बल्कि वो हमारे साथ हमारे जीवन का अंग है। तो ये छायावाद में हुआ। पंत जी इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ये खड़ी बोली हिंदी के भी जागरण का काल था। जैसा कि हम सब जानते हैं, छायावाद के इन सभी महान कवियों ने, यानी प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, इन सब ने अपनी पहली रचना ब्रजबोली में की, ब्रज भाषा, और फिर उसे छोड़ा और खड़ी बोली अपनाई, यानी हिंदी। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, और ऐसी कविताओं के माध्यम से ये खड़ी बोली के भी नवजागरण का समय था। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित कटति वेश। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को समझने का भी ये काल था। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ निरंतर परिवर्तित हो रहा है। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी बात थी जिसे हम कहते हैं आश्चर्य की भावना। ये सब कुछ इतना रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है, ये पूरा जीवन, प्रकृति। पंत उसे व्यक्त करते हैं इन पंक्तियों में, जैसे न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये निमंत्रण जो नक्षत्रों से आ रहा है, पहली बार हिंदी कविता में व्यक्ति न केवल आसपास की प्रकृति का, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक सजीव तत्व पंत की कविता में बनकर आता है। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। और वो पथ भी दिखलाता। तो इसके साथ साथ ये जिसे हम कहते हैं आश्चर्य का बोध, आश्चर्य बोध, ये पंत की कविता में आता है। दूसरी बात इसके साथ आती है कि प्रकृति की रहस्यात्मकता के प्रति उत्सुकता। आइंस्टाइन ने कहा है कि सौंदर्य का स्रोत रहस्यमय है। जो कुछ रहस्यमय है वो सुंदर है, और वहीं से सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति इसलिए सबसे सुंदर है कि इसके रहस्यों का अंतिम उद्घाटन कभी हो नहीं सकता। लगातार एक रहस्य के बाद दूसरा रहस्य खुलता जाता है, फिर भी वो उतना ही रहस्यमय है ये प्रकृति और ये ब्रह्मांड। स्वयं मनुष्य का जीवन, मनुष्य का आभ्यंतर, सब कुछ। पंत की ये कविताएं उस रहस्य बोध को भी व्यक्त करती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ पंत की कविता में एक और नया तत्व मिलता है, जो है प्रकृत रूप से मनुष्य की मासूमियत का। वो बिल्कुल निर्दोष भाव से प्रकृति को देखता है, और ये मनुष्य का अपना स्वभाव है। कहीं कोई कुंठा, कहीं कोई विकार यहां नहीं मिलता। एक शुद्ध प्रेम का भाव, तादात्म्य का भाव हमें प्रकृति की इन कविताओं में मिलता है। एक बात और है जिसके कारण पंत की ये कविताएं हमें आज भी इतना प्रभावित करती हैं,
पंत को पढ़ते हुए कई बार लगता है जैसे हम इन वस्तुओं को, प्रकृति के इन तत्वों को पहली बार देख रहे हैं। जैसे पहली बार मनुष्य ने इनको देखा, अपनी आंख खोली और उन वृक्षों को, उन पक्षियों को, उस नीले आसमान को देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। और पंत इस रहस्य बोध को, इस सौंदर्य बोध को, इस जीवन बोध को अपनी इन कविताओं में एक साथ व्यक्त करते हैं। ये एक दुर्लभ घटना थी हिंदी कविता में, और स्वयं छायावाद में भी पंत जैसी कविताएं कम लोगों ने लिखी। निराला बहुत बड़े कवि हैं, स्वयं महादेवी, लेकिन पंत की कविताएं अलग से हमारा ध्यान खींचती। लेकिन पंत वही नहीं रुके, उन्होंने विस्तार से इस पर भी विचार किया कि कविता में संगीत कैसे आता। ये संगीत प्रसाद में भी था, निराला, महादेवी सब में है, और बाद के कवियों में भी। संगीत के बिना कविता संभव नहीं है, होती ही नहीं। लेकिन पंत ने भाषा के संगीत के एक नए रूप का आविष्कार किया या अन्वेषण किया है। तो ये तो वो था संगीत पहले से, सिर्फ उसे ढूंढ कर निकालना था और उसका प्रयोग करना था। और पंत ने माना कि जो स्वर हैं हमारी भाषा के, वही सबसे महत्वपूर्ण है, और वहीं से भाषा में संगीत उत्पन्न होता, और वहीं से सारे सांगीतिक प्रयोग भी होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे पंत जी ने एक उदाहरण दिया कि हम दो शब्द लें, दोनों का अर्थ तो एक ही है, मरुताकाश और मरुदाकाश। मरुदा द मरुदाकाश, और दूसरा मरुताकाश ता। दोनों में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं, दोनों का अर्थ तो एक ही। लेकिन पंत जी इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं, और वो कहते हैं कि जब मैं मरुदाकाश कहता हूँ या सुनता हूँ, तो मुझको उस आकाश का बोध होता है जो धूल से भरा हुआ है, और ऐसा द ध्वनि के कारण हो रहा है। जबकि जब मैं मरुदाकाश कहता हूँ, यानी त ध्वनि वाला, तो मुझे खुले आसमान, नीले आसमान का बोध होता है। कितना सूक्ष्म निरीक्षण, इतना सूक्ष्म अनुभव पंत जी का रहा। और इस तरह पंत जी ने हमारी भाषा के संगीत को न केवल संपन्न किया, उससे वो ऊंचाई दी जो यूं दुर्लभ थी। अब झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब ये झ ध्वनि की जो बारंबारिता है, ये पूरे झरने को हमारे सामने उपस्थित कर देती है। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसी सिलसिले में पंत जी ने एक और बहुत बड़ी बात कही, और जो आज हम सबके लिए ज्यादा सोचने विचारने की चीज है, अमल करने की चीज है। बल्कि आज की जो हिंदी कविता है, उसके बारे में अक्सर ये कहा सुना जाता है, ये शिकायत मिलती है कि ये गद्यबद्ध पंक्तियों की कविता है और ये संगीत से दूर होती जा रही है, और ये उतना ही अर्थ देती है जितना ये बोलती है, और उसके बाद समाप्त हो जाती है। पंत जी ने इस पर विचार किया और कहा कि बिना इंगित के, जिससे संस्कृत काव्य शास्त्र व्यंजना कहता है और जिसे अंग्रेजी में सजेशन कहा जाता है, बिना इंगित के कविता संभव नहीं। उन्होंने इस पर विचार करते हुए
एक बहुत सुंदर पद दिया, रोमहास। कि जो कविता में जो शब्द होते हैं वो रोमहास की तरह होते हैं, और बिना इस रोमहास के, ये जो रोम का खड़ा होना है, इसके बिना शब्द अर्थवान होते ही नहीं। और जो शब्द जितना कहते हैं उससे ज्यादा वो इंगित करते हैं, उससे ज्यादा वो व्यंजित करते हैं। और इसीलिए कविता का ये संगीत इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, पंत की कविता है एक तारा। नीरव संध्या में प्रशांत, डूबा है सारा ग्राम काम, पत्थरों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर। इसे पढ़ते हुए और सुनते हुए प्रशांति की प्रतीति होती है। सब कुछ अस्थिर हो चुका है और ये संध्या है, नीरव संध्या है प्रशांत, डूबा है सारा ग्राम काम, पत्थरों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर। ये पंत का सबसे बड़ा अवदान है। आज जो लोग कविता लिख रहे हैं उनके लिए भी वो सीखें कि भाषा के संगीत को एक कवि कैसे पकड़ता है और कैसे उसका व्यवहार कविता में करता है। लेकिन इतना कहना काफी नहीं है कि पंत प्रकृति के कवि हैं या सुकुमार कवि नहीं। पंत जी ने बार बार ये कहा कि छायावाद के बाद के जो दो बड़े आंदोलन हुए, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, उनकी जननी भी छायावाद ही है। वो भी छायावाद से ही निकले हैं, वो भी छायावाद की शाखाएं हैं, ऐसा पंत जी मानते हैं। और उन्होंने विस्तार से इस पर विचार किया। उनका मानना है कि प्रगतिवाद ने विस्तार दिया कविता को। वो उन लोगों तक कविता को प्रगतिवाद ले गया जहां कविता पहले नहीं गई थी। साधारण लोग, श्रमिक लोग, किसान, मजदूर और लोग, ये लोक शब्द पंत का बहुत प्रिय शब्द है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ भी लोक मंगल शब्द उनका सबसे प्रिय शब्द है। और पंत का भी बार बार वो लोक का, लोक कल्याण, लोक मंगल, इसका जिक्र करते हैं। यानी अब वो एक नई तरह से, अब वो एक नए तरह से सोच रहे हैं कविता करती क्या है। कविता हमको, आपको, सबको जोड़ती है, और यह जो सबको मिलाना है, यही कविता का सबसे बड़ा काम है। मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं, कहीं कोई भेद नहीं है। और यह जो संयुक्त होना है, यही सबसे बड़ी बात है, और ये कविता करती है। पंत स्वयं भी मानते थे, और बाद की कविताओं में उनका आग्रह ये ज्यादा था कि ये कविताएं लोगों के जीवन को व्यक्त करें। लेकिन पंत ने ये कहा कि प्रगतिवाद के कवियों ने अपनी कुछ संकीर्णताओं और अतिरंजनाओं के बावजूद उन्होंने ये काम बहुत किया, कविता को विस्तार दिया। दूसरी तरफ प्रयोगवाद ने कविता की खोज बत्ती को भीतर की तरफ फेर दिया, यानी जो व्यक्ति का आभ्यंतर है। अब ये एक नया समय था, आजादी के आसपास का और आजादी के बाद का, जब एक नए मध्यम वर्गीय व्यक्ति का उदय हो रहा था। और प्रयोगवाद की कविता ने उस आभ्यंतर को व्यक्त किया।
पंत का मानना है कि छायावाद ये काम पहले से कर रहा था, लेकिन इन दोनों धाराओं ने उस काम में अपनी विशेषज्ञता और निपुणता व्यक्त की, सिद्ध की। तो पंत ने इस पर भी विचार किया और ऐसी कविताएं भी लिखी। अब ग्राम्या की कविताओं को आप लीजिए। ग्राम्या की कविताएं आज कम पढ़ी जाती हैं और कई संचयनों में ग्राम्या की कविताएं मिलती भी नहीं। अब लहलह पालक महमह धनिया, ये कहाँ मिलेगा? ये पंत के पहले नहीं था। हालांकि मुकुटधर पांडे ने इसकी कविताएं लिखी और नजीर अकबर आबादी ने लिखी खड़ी बोली उर्दू में, लेकिन खड़ी बोली हिंदी में थोड़ी सी कविताएं मुकुटधर पांडे की मिलती हैं। और ये ग्राम्या की कविताएं, पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अब ये अमरूद जो पक चुके हैं और भी ज्यादा पक रहे हैं, उन पर लाल चित्तियां पड़ रही हैं। अब बूढ़ा जैसी कविता, कहारों का रौद्र नृत्य जैसी कविता, ये भी पंत ने ही लिखी। बच्चों पर कुछ कविताएं, जो अद्भुत कविताएं हैं, वो भी पंत ने लिखी। तो ये स्वयं प्रगतिवाद जिसके बारे में पंत का मानना है कि वो छायावाद से ही निःसृत होने वाला आंदोलन है, पंत ने उस धारा में भी कुछ कविताएं लिखी, उस धारा की भी कुछ कविताएं लिखी। और ग्राम्य आज भी मुझको लगता है कि बार बार पढ़ा जाने वाला संग्रह, ग्राम्य और स्वर्ण किरण, ये बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है। बाद में तो उन्होंने लोकायतन भी लिखा, लेकिन लोकायतन विचार प्रधान अधिक है। पंत की कविताओं में कई बार विचारों की अधिकता होती है, वो वक्तव्य देते हैं और ये वक्तव्य कई बार श्रेष्ठ क्षणों में तो बहुत ही आंतरिक और भाव प्रवण हो जाते हैं, और कई बार वो बिल्कुल निष्प्राण भी हो जाते हैं, जैसे लोकायतन के बहुत से अंशों में। लेकिन पंत लगातार लिखते गए। पंत की एक सबसे बड़ी खूबी ये भी थी कि वो निरंतर सक्रिय थे, निराला भी थे। महादेवी ने लिखना बंद कर दिया था और प्रसाद बहुत कम उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन पंत अंत तक लिखते रहे। और उनकी बाद की कविताएं कई बार हमें अनुप्राणित नहीं भी करती, लेकिन फिर भी महत्व इस बात का है कि एक कवि जैसे कला और बूढ़ा चांद में, या बिल्कुल आखिर की कविताओं में जैसे उत्तरा में और दूसरे संग्रहों में भी, तो लगता है कि एक कवि लगातार जीवन के बारे में सोच रहा है और जीवन को अपने ढंग से प्रकट कर रहा है। मैं जन भू का कवि हूँ, हम कहते हैं, मैं जन का कवि हूँ और भू का कवि। समय आ गया गाओ मन प्रातः ही फेरी। चैतन्य सूर्य एक कविता है, उसकी ये पंक्तियां हैं, समय आ गया गाओ मन प्रातः युग फेरी। कितना सुंदर। और कृतज्ञता में वो कहते हैं, मैं कृतार्थ हूं देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारा। मेरी यह देह जो है वो तृणों से बनी है, ये एक दोने की तरह है, और इस दोने में मेरी आत्मा का पावक। तो ये तृण के दोने में अग्नि, ये कितना कठिन है। वो अग्नि लगातार तृण को जलाती है, जला सकती है, भस्म कर सकती है,
फिर भी देह उस पावर को धारण किए रखती है और ये कृतज्ञता हम प्रकट करते हैं। पंथ में गहरी आध्यात्मिकता है। जैसा अभी सुशांत जी ने भी बताया, जब वो अरविंद के संपर्क में आए तो ये आध्यात्मिकता और भी बढ़ी। लेकिन मैं एक दो बातें और कह के आज इसको समाप्त करूंगा। जैसे मैंने ग्राम्य के बारे में कहा, अब पंत ने, जैसे बाद में निराला ने ऐसी कविताएं लिखी जो लिखने का चलन नहीं था छायावाद में। जैसे पंत की एक कविता है कौवे के प्रति। अब एक सौंदर्य का कवि जो माना जाता है और प्रकृति प्रेम का और प्रकृति के मनोरम दृश्यों का, उसने एक लाजवाब कविता कौवे के प्रति लिखी। और एक बात और, अभी सुशांत जी ने ये भी कहा कि असहयोग आंदोलन में पंत ने पढ़ाई छोड़ी और वो कविताएं लिखने लगे और बहुत अध्ययन किया उन्होंने अध्ययन किया और सब पर विचार किया। बहुत गहरा अध्ययन था उनका। वो शैली से विशेष रूप से प्रभावित थे, रविंद्रनाथ से। लेकिन रविंद्रनाथ में जो कमियां थी वो भी उन्होंने दिखाई थी। खैर, तो जब मैं पंत जी को अभी फिर पढ़ रहा था इस कार्यक्रम के लिए, तो मैं चकित रह गया कि अपने समकालीनों में और शायद बाद के लोगों को भी ले लिया जाए, तब सबको मिलाकर भारत पर इतनी कविताएं किसी दूसरे कवि ने नहीं लिखी। भारत गीत, जन्मभूमि, भारत माता, भारत जननी, जन्मभूमि, फिर इतनी कविताएं, और सब में वंदन किया अपने राष्ट्र का। जय जय जन भारत, जय आ भारत, जय जन राष्ट्र विधाता। और ये पहले की कविता है। हमारा राष्ट्रगीत रविंद्रनाथ का गीत बना, उसके पहले का यह गीत है, भारत गीत इसका नाम है। और वो प्रसिद्ध कविता भारत माता ग्राम वासिनी। तो ये भी पंत है। पंत ने, जैसा निदेशक महोदय का मानना है कि प्रकृति में ये तीनों गुण होते हैं और इन तीनों गुणों के बारे में एक कवि बात करता है। लेकिन कविता में जब ये त्रिगुण आते हैं, रजोगुण, तमोगुण और जो सात्व है उसका गुण, वो कैसे आते हैं, उनके आने के तरीके अलग होते हैं। वो वक्तव्य की तरह तो आते नहीं है। पंत मुख्यतः सत्व गुण के कवि हैं। इनकी प्रकृति और इन्होंने जो मानव जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में कविताएं लिखी, वहां भी मुख्यतः सत्व गुण आता है। कोई कभी इनकी भ्रिकुटी नहीं थमती, कभी कोई गहरा गाढ़ा शोक का रंग यहाँ नहीं आता। यहाँ मरुदाकाश नहीं है, यहाँ मरुदाकाश। तो पंत इस सत्व गुण के कवि रूप से, वैसे ऐसा कोई कवि नहीं है जिसमें बाकी सभी गुण भी ना आ जाए, लेकिन पंत मुख्य रूप से इसी सत्व गुण के कवि हैं। और द्वा सुपर्णा एक कविता है उनकी, जो उपनिषद के प्रख्यात पद से आती है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक ही वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल को खा रहा है और दूसरा उसे अवलोकित कर रहा है, देख रहा है। और ये स्वयं एक कवि भी होता है, वो भोक्ता भी होता है और दृष्टा भी होता है और फिर वो सृष्टा भी होता है। पंत ऐसे ही सृष्टा कवि। मैं एक बार पंत की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और राजभाषा विभाग को, आदरणीय निदेशक महेंद्र पाल जी को, उप
उपनिदेशक महोदय लाल साहब को, प्रमोद जी को और हम सब के आदरणीय कवि सत्यनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे यहाँ इस मंच पर आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर अरुण कमल, पूर्व प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय पटना, सुमित्रा नंदन पंथ पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। इनका गहन अध्ययन, इनकी विद्वता इनकी वाणी में झलक रही थी। धीरता वीरता में ही गंभीरता छिपी हुई होती है, जो महान व्यक्तित्व का परिचायक होता है। ये सारे गुण आप में भरे पड़े हैं। मैं किन शब्दों में आपका स्वागत करूं। हे सुषमा के सुमन, कीर्ति सौरभ के चंदन, सहज प्रेम के पाटल दल से हम करते हैं अभिनंदन। आपके जैसे विद्वानों का देश में हमेशा स्वागत होता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अध्यक्षीय भाषण अरे है भाई, आपको बोलना है। अरे हाँ यार, हमको कुछ बोलेगा तब ना जी। बोले आज के आयोजन में उपस्थित और उस आयोजन को सार्थकता देने वाले महानुभाव, इस विभाग के, राजभाषा विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र पाल जी, हमारे दो विद्वान वक्ता आज आमंत्रित हैं। आपने उन्हें सुना, उन्हें गुना, और आपको भी कुछ दुर्लभ जानकारियां मिली हों, मुझको तो मिली ही हैं। और ये दो व्यक्तित्व हैं अक्षर पुरुष, डॉक्टर अरुण कमल और पूर्व प्रोफेसर पटना विश्वविद्यालय पटना, और दूसरे महानुभाव डॉक्टर सुशांत, प्रोफेसर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार। और मित्रों, आज के आयोजन का संचालन कर रहे बहुत प्रभावी और कुशलता से संचालन करती हैं और खुद साहित्य से बहुत गहरा लगाव है। इनकी पुस्तक भी आई है और ये मेरे प्रिय रचनाकार ही नहीं, मेरे प्रिय अनुभव हैं। मेरा आशय डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी से है, जो राजभाषा अधिकारी। बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं सबसे पहले अध्यक्ष के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं जो विद्वान वक्ता आज आमंत्रित हैं और जिन्होंने अपने उद्बोधन से हमको कुछ गौरवान्वित किया है, हमारे आयोजन को सार्थकता दी है, उनको मैं धन्यवाद दूं। मित्रों, बहुत कुछ कहा जा चुका है। सुमित्रा नंदन पंथ छायावाद युग के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिसके बारे में दिनकर ने अपनी पुस्तक, अपना महाकाव्य उर्वशी को समर्पित किया।
और लिखा था अप्सरा लोक के कवि, अप्सरा लोक के कवि। तो यह बिल्कुल सही उनके रचना कर्म की ओर भी और उनके व्यक्ति की ओर, यह इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुमित्रानंदन पंत ने जब कविताएं लिखी, उन्होंने लिखा तरु शिखरों से, देखिए ऐसा कि सांझ पर, संध्या का कई कविताएं हिंदी में लिखी गई हैं और बड़े कवियों ने, हमारे महत्वपूर्ण कवियों ने कविताएं लिखी। हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की एक रचना है, उसमें उन्होंने लिखा कि तरु शिखरों से वह स्वर्ण वो गया खोल निज पंख सुधर, तरु शिखरों से वह स्वर्ण विहग उड़ गया खोल निज पंख सुधर, किस गुहा नीड़ से रे किस्मत। तो यह किस गुहा नीड़ से रे किस्मत, यही ध्वनित करता है कि छायावाद की एक परिभाषा है। वह उस गुहा नीड़, किस गुहा नीड़ से रे किस्मत, और वो रास्ता राम पथ, इसका पता हमें देता है। तो पंत जी ने एक बहुत सुकुमार कवि और बहुत ही सिद्ध, जिनकी काव्य भाषा, जिनका काव्य विवेक अपने समकालीनों से बिल्कुल पृथक था, और उन्होंने अपने ढंग से यह काव्य साधना की, वह छायावाद की ही नहीं, वह हिंदी कविता की निधि है, हिंदी कविता का मुकुटमणि है। तो मित्रों, बहुत कुछ कहना नहीं, जब मैं बहुत संक्षेप में कुछ पक्ष की ओर इशारा करूंगा। एक तरफ सुमित्रानंदन पंत को दिनकर जी ने, जैसा मैंने उल्लेख किया, आपको बताया कि दिनकर जी ने अप्सरा लोक का कवि कहना सही है। दिनकर जी उसके अधिकारी, दिनकर जी ने अप्सरा लोक का कवि कहना है पंत जी, और इसमें कोई शक नहीं कि अप्सरा लोक का कवि कहकर उन्होंने सुमित्रानंदन पंत की, उनके रचना कर्म को रेखांकित किया है। तो बहुत, और दूसरी बात यह कि छायावाद के और कई प्रमुख हस्ताक्षर, लेकिन मुझे कहने में ये कोई हिचक नहीं है, इन अक्षर पुरुषों के बीच सुमित्रानंदन पंत की काव्य विवेक, उनकी काव्य भाषा, उनका शिल्प संचार, शिल्प की संरचना, ये सब उस समय से तो जुड़े, लेकिन अब उस पर किसी का प्रभाव नहीं। अपने समकालीनों में वो सबसे एक अलग अलग धरातल पंत जी खड़े दिखाई पड़ते हैं, और उन्होंने प्रकृति में, जैसे मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, अब है कि नहीं, ये पटना से रांची जाने वाली जो सड़क है, रोड है, उसके किनारे किनारे हिंदी कवियों की, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां जुड़ी लिखी रहती थी बोर्ड पर।
उस घाटी से होके गुजरते हुए उस समय योगेंद्र नाथ सिन्हा जी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे और उन्होंने यह संकल्प लिया कि यह प्रकृति के बीच उसमें हमने यह जब वो घाटियों से हम गुजरते थे तो अलग अलग दिखा रहता था पत्थरों पर उनके कि छोड़ ध्रुवों की शीतल छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बांधे तेरे बाल जाल में कैसे हुई चंद। और उसी तरह शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है दिनकर जी ने भी लिखा है चलो कवि वन फूलों की ओर। तो यह वन फूलों का आकर्षण यह और उनके प्रति पूरी निष्ठा इसलिए कि मैं शायद मुझको लगता है और सही भी है कि पंत जी यह जानते थे प्रकृति का महत्व और वो समझते थे कि जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी कोई बादल का एक टुकड़ा कोई बारिश की एक घास की कोई पत्ती उनकी व्यथा कथा सुनने से इनकार नहीं करे। तो प्रकृति से इतना तादाद इतनी निकटता इतना प्रकृति के प्रति इतना समर्पण शायद उस समय समकालीन कवियों में कम देख तो अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलता है। और पंत जी का पल्लव गुंजन जैसी कृतियां मैं आपको कहूं इस पल्लव को सुन के लोगों ने अपने बच्चों का नाम पल्लव यह महत्वपूर्ण बात गुंजन रखा। तो यह कवि के रचना कर्म की वास्तविक और बहुत मर्मस्पर्शी पक्ष है। दूसरी बात यह कि जब वो कहते हैं पंत जी ने कहा कई जगह कि वो प्रकृति से इतना जुड़े हुए बहुत लोग देखिए अजीब बात कि हम लोग एक आदी हो चुके हैं। अब प्रकृति के एक कवि थे अंग्रेजी के आप सब जानते हैं अब उनसे मिलान हो रहा है तो यह मिलान करने की या तुलना करने की आदत कहीं से मुझको लगता है हमारे जिस कवि की तुलना आप दूसरी भाषा के कवि से कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि आप उसका कद छोटा कर रहे हैं बड़ा नहीं। और वह लेकिन इन सब को हटा के आप लेकिन कवि जो अपनी पहचान बा अगर सुमित्रा नंदन पंत उस युग में नहीं आए होते उस काल खंड में नहीं आए तो शायद हिंदी कविता का वह जो प्रकृति की ओर उन्मुख था वह कब का तिरोहित हो गया होता शायद आता नहीं। तो दूसरी मुझको बहुत कुछ कहना नहीं है आप बहुत देर से सुन रहे हैं सबों को और आपने जिस तन्मयता से जिस गंभीरता से जितना ध्यान मग्न होके हमारे अतिथियों की बातें सुनी मैं व्यक्तिगत रूप से और राजभाषा विभाग की आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और फिर एक बार कहूँगा पंत जी की यह कविता पंक्ति उद्धृत करते हुए
ग्राम्या की कविता है। वो एक पानी कुएं से पानी खींच रही है और देखिए वो क्या कहते हैं कि वो जब पानी खींच रही है तो उसमें वो कहते हैं, लिखते हैं कि पानी के घड़ा के साथ साथ खींचते दो रस भरे युग रस भरे कलश, खींचते दो युग रस भरे कलश। ये कहाँ संकेत कर रहा है? यह आप कविता के जो पारखी हैं, कविता के जो प्रेमी हैं, कविता का तो वह इशारा समझ रहे हैं। इसको विस्तार देने से इसका स्वाद थोड़ा बिगड़ जाएगा, थोड़ा तीखा हो जाएगा, तिक्त हो जाएगा। तो मित्रों, इसी तरह शायद अगर मेरा यह, मैं बार बार सोचता हूँ जिस छायावाद के बारे में, जिस छायावाद वो बहुत लोग उस काल को हिंदी कविता का स्वर्ण युग मानते हैं, उस काल खंड को, उसमें एक से एक लिखी हुई कविताएं और प्रकृति को लेकर इतना तादात्म्य और इतनी अंतरंगता, इतनी आत्मीयता शायद बाद के कालखंडों की कविताओं में नहीं है। और मुझे कहने दीजिए कि ये प्रकृति विशिष्टता है छायावाद कविता की। प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से लगाव, प्रकृति के प्रति आकर्षण, यह कोई अनायास नहीं है। और यह आकर्षण जहाँ जहाँ है वहाँ सुमित्रानंदन पंथ की उपस्थिति बनी हुई है। और यह जो कभी मारता नहीं, बस इतना होता है। ठीक है, कुछ देर के लिए लगता है कि सूरज के डूबने के साथ पूरा संसार डूब जाता है, लेकिन नहीं, यह हमारी निधि है। पंत जी जैसे लोग हमारे साहित्य के, हमारी हिंदी कविता के गौरव हैं। और हिंदी कविता ही क्यों, मुझे कहने दीजिए कि ये पंत जी जैसे पंत जी और पंत जी सरीखे रचनाओं भारतीय कविता के प्रतिनिधि ही नहीं, का भारतीय कविता के युगांतकारी कवि आज यह आयोजन हुआ है और मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला है। और मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह समय, बस इतना ही कहना चाहता कि राजभाषा विभाग जो समय समय पर हमारे अक्षर पुरुषों की जयंतियां मनाता है, उसमें आप अवश्य उपस्थित हैं। और अगर इन लोगों और ये जो हमारे विद्वान वक्ता आमंत्रित किए जाते हैं, उनके विचारों को सुने, उनसे प्रभावित हों और कल हिंदी कविता को एक सार्थकता आप दें अपनी संलग्नता। तो इतना ही कहना काफी है, बहुत कुछ नहीं कहना है। हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की स्मृति को, उनकी रचना कविता को, उनके सृजन कर्म को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबके प्रति प्रकट कर रहा हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे बीच
अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। अध्यक्ष महोदय, जब किसी समारोह में जुड़ जाते हैं तो समारोह की शोभा में 4 चांद लग जाता है, उस समारोह की गरिमा बढ़ जाती है। बिहार गीत के रचयिता श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके पास वह सागर की गहराई है और कविताओं का ये सागर कहे जाते हैं। युग बीते बीते कितने पक्ष महीने, देखे जितने युग इसने नहीं किसी ने। इसे दीर्घ काल व्यापी जीवन ने जाना, कैसे जी कर पड़ता न कभी पछताना। मैं अध्यक्ष महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित मित्रानंदन पंत जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, जवान वक्तागण, डॉक्टर अरुण कमल जी, पूर्व प्राध्यापक पटना विश्वविद्यालय पटना, डॉक्टर सुशांत जी, सहायक प्राध्यापक BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, निदेशक राजभाषा डॉक्टर महेंद्र पाल जी, मंच संचालक डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी, राजभाषा पदाधिकारी एवं इस आभासी मंच से जुड़े समस्त श्रोतागण। सर्वप्रथम मैं इस समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी अध्यक्षता में यह सारस्वत समारोह आयोजित किया जा रहा है। आपकी वाणी और कविता करने की शैली सदा ही लोगों को आकर्षित करती है। आपका आज का वक्तव्य करता है। आपको पुनः धन्यवाद। डॉक्टर अरुण कमल जी को भी साधुवाद एवं कोटिशः धन्यवाद। आपकी उपस्थिति समारोह को भव्यता प्रदान करती है। मित्रानंदन पंत के साहित्यिक अवदानों से आज आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा के कवियों में आपकी प्रेरणा होती है। आपको पुनः धन्यवाद। डॉक्टर सुशांत जी को भी हृदय से धन्यवाद। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत पर आज आपने विस्तृत चर्चा की, जो बड़ा ही सराहनीय था। आपको पुनः धन्यवाद। मैं राजभाषा निदेशक डॉक्टर महेंद्र पाल जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके अभिनव प्रयोगों से राजभाषा लाभान्वित हो रहा है। डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी, राजभाषा पदाधिकारी को भी सफलतापूर्वक मंच संचालन के लिए हृदय से धन्यवाद। राजभाषा के समस्त पदाधिकारी कर्मचारी को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। वेब से जुड़े समस्त महानुभावों को भी धन्यवाद प्रेषित है, जिन्होंने इस साहित्यिक कार्यक्रम का रसास्वादन किया। अंत में पंत जी की कुछ पंक्तियां श्रद्धा स्वरूप प्रस्तुत। मेरे मन के मधुवन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नव नव सासों का सौरभ, नव मुख का सुख बरसा। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि यह समारोह अब समाप्त किया जाए, इसलिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा की समाप्ति की जाती है।